वॉइस और बोर्ड क्लियर है? कंफर्म कीजिए। शाबाश। वालेकुम अस्सलाम हिना बच्चे, रीबा। वॉइस क्लियर है ना? बताइए। वॉइस और बोर्ड क्लियर है ना? शाबाश बच्चे। तो कल हमने जो है गालिब के बारे में पढ़ा था, इनकी हालात ज़िंदगी, और आज हम इनके कारनामे देखेंगे। ठीक है, इनकी अदबी खिदमात जो है, इनके कारनामे हम आज की क्लास में कवर करेंगे। हेडिंग डालिए। शाबाश। तो अगर हम गालिब के कारनामों की बात करेंगे तो बहुत सारी तसनीफ़ात है, बहुत सारे इनके कारनामे हैं, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर वो चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत अहम है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे। तो गालिब के कारनामे जो है, आप हेडिंग हेडिंग डालिए, उसके बाद आप लिख लीजिए। सबसे पहले परतूस्तान। परतूस्तान जो है, परतूस्तान, इसमें जो है ख़ानदान तैमूर के तारीख़ी हालात बयान किए गए हैं। तो परतूस्तान जो है, यहाँ पर मैं ठीक से लिखूँगी, 1 सेकंड। परतूस्तान जो है, इसमें ख़ानदान तैमूर के तारीख़ी हालात कलमबंद किए गए हैं फ़ारसी ज़ुबान में। किस ज़ुबान में? फ़ारसी ज़ुबान में। तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, परतूस्तान जो है, इसमें गालिब ने जो है जो है किस ख़ानदान में जो है तारीख़ी हालात को कलमबंद किया है या किस ज़ुबान में किया है? तो आपको पता होना चाहिए, इसमें जो है ख़ानदान तैमूर के तारीख़ी हालात कलमबंद किए गए हैं अरबी जो है फ़ारसी ज़ुबान के अंदर। किसमें? फ़ारसी ज़ुबान में। ख़ानदान तैमूर, ख़ानदान तैमूर के तारीख़ी हालात फ़ारसी ज़ुबान में इसमें कलमबंद किए गए हैं। किस तसनीफ़ में? परतूस्तान में। याद रहेगा ना? लिख लिया सभी ने? वालेकुम अस्सलाम अब्दुल बच्चे। तो चलिए इसके बाद लिख लीजिए। इसके बाद लिख लीजिए, परतूस्तान के बारे में हमने ज़िक्र की है, तो इस किताब के पहले हिस्से का नाम क्या है? शाबाश। जो इस पहले जो है परतूस्तान जो है, परतूस्तान जो है, इस किताब के पहले हिस्से का क्या नाम है? वेरी गुड, शाबाश। महर नीमरोज़, ठीक है ना? महर नीमरोज़ जो है, इस किताब की पहले हिस्से का नाम है, जिसकी कितने जिल्दें हैं? जिसकी 4 जिल्दें हैं। इस किताब के पहले हिस्से का नाम महर नेम रोज़। जो इसी किताब का जो पहला हिस्सा है, उसका नाम है, किस किताब का? परतूस्तान का जो पहला हिस्सा है, उसका नाम जो है महर नीम रोज़ है, और इसकी कितनी जिल्दें हैं? तो इसकी 4 जिल्दें हैं। इसकी 4 जिल्दें हैं। हाँ बच्चे, वेरी गुड, 4 है। इसके बाद लिख लीजिए, महर नीम रोज़ जो है ना, इसमें गालिब ने अहद तैमूर से हुमायूं तक, अहद तैमूर से हुमायूं तक के तारीखी हालात बयान करने का इरादा किया था, लेकिन इरादा करने के बाद जो है इसे पूरा भी किया था। ये महर नीम रोज़ जो है, जिसकी 4 जिल्दें हैं, ये हिस्सा जो है परतूस्तान किताब का पहला हिस्सा है, महर नेम रोज़ के नाम से। और इसमें गालिब ने क्या किया था? अहद तैमूर, अहद तैमूर से हुमायूं तक, अहद तैमूर से हुमायूं तक की तारीखी हालात बयान करने का इरादा किया था और इसे पूरा भी किया था। किसमें? महर नीम रोज़ में। महर नेम रोज़ में गालिब ने अहद तैमूर से हुमायूं तक के तारीखी हालात बयान करने का इसमें इरादा भी किया था, और इरादा करने के बाद इसको पूरा भी किया था, मुकम्मल भी किया था। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। यहाँ तक बताइए, क्लियर है ना? लिख लिया सभी ने?
اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے شباب، جو امپورٹنٹ ہے وہ ہم ایگزام کے حوالے سے پڑھیں گے کہ اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن اتنا ہم نہیں پڑھیں گے. آپ اتنا ہی پڑھیے جتنا آپ کو ایگزام کے حوالے سے اہم ہے، اتنا پڑھیں گے تو بہت ٹائم لگے گا. اس کے بعد لکھ لیجیے دستمبو. بتائیے کیسی تصنیف ہے غالب کی؟ دستمبو کیسی تصنیف ہے غالب کی؟ یہ اہم ہے. دستمبو جو ہے یہ ایک روز نامچہ ہے. کیا ہے؟ اس کے بارے میں نے اسے پہلے بھی بولا تھا، یہ ایک روز نامچہ ہے. دستمبو جو ہے ایک روز نامچہ ہے جس میں غالب نے فارسی زبان میں 15 مہینوں، ٹھیک ہے نا، 15 مہینوں یعنی مئی 1857 سے لے کر اگست 1880 جو ہے 58 تک کے غدر کی حالات قلم بند کیے ہیں. یعنی 15 مہینوں کے جو ہے اس میں غدر کی حالات اس میں قلم بند کیے گئے ہیں جو 1858 میں شائع ہوا تھا. دستمبو کی اشاعت اب یاد رکھیں گے 1858 کیونکہ یہ ڈیٹ بہت اہم ہے، پوچھا جا سکتا ہے. یہ جو ہے اس کی اشاعت کا ڈیٹ ہے. دستمبو کی اشاعت کا ڈیٹ ہے 1858. یہ ایک روز نامچہ ہے. کیا ہے؟ روز نامچہ ہے. ایک روز نامچہ ہے جس میں غالب نے فارسی زبان میں، اس میں بھی فارسی زبان ہے، ٹھیک ہے، فارسی زبان میں 15 مہینوں، کب سے کب تک؟ 15 مہینے کب سے کب تک؟ مئی 1857 سے لے کر اگست 1858 یعنی کہ ان 15 مہینوں تک کے جو غدر کے حالات تھے ان کو قلم بند کیا گیا تھا فارسی زبان میں دستمبو کے اندر. یہ تصنیف جو ہے اس کے اندر ایک روزنامچہ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور اس کی جو اشاعت ہے اس کو کب شائع کیا گیا تھا؟ 1858 میں. اہم ہے یہ، اس کو یاد رکھیں گے. ہاں بچے، روز نامچہ ہے. دستمبو جو ہے ایک روز نامچہ ہے. اس کی جو ہے اس کو کب شائع کیا گیا تھا؟ 1858 میں. اس میں غالب نے فارسی زبان میں جو ہے غدر کے حالات قلم بند کیے تھے 15 مہینوں کے، ٹھیک ہے نا، مئی 1857 سے لے کر اگست 1858 تک کے جو غدر کے حالات تھے وہ اس میں قلم بند کیے گئے تھے دستمبو میں فارسی زبان کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور اس کو شائع کیا گیا تھا 1858 میں. بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیں گے، ویری امپورٹنٹ ہے. تو اس کے بعد لکھ لیجیے قاطع برہان. قاطع برہان 1862. جہاں پہ لکھنا نہیں آئے گا مجھے بتائیے کیونکہ اس طرح ٹائم لگے گا. قاطع برہان 1862. قاطع برہان 1862، ٹھیک ہے نا. 1862 اس میں محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت، محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت برہان قاطع. برہان قاطع میں پائے جانے والی غلطیوں کی نشاندہی اور اس کی اصلاح کے بعد غالب نے اس کا نام کیا رکھا تھا؟ قاطع برہان رکھا تھا. اور یہ کتاب جو ہے کب چھپی؟ شاباش. یہ کتاب کب چھپی تھی؟ 1276 ہجری میں. میں پھر سے اس کو بتاؤں گی، کنفیوژن جو ہے آپ کو ہو جائے گا. یہاں پہ قاطع برہان جو ہے غالب کی تصنیف ہے، لیکن یہ کس کی جو ہے جواب میں لکھی گئی ہے؟ اس میں جو ہے اصل میں یہ تصنیف جو ہے نا برہان قاطع، آپ کو پہلے یہ سمجھاؤں گی میں. برہان قاطع جو ہے تصنیف ہے نا، یہ کس کی تصنیف تھی؟ بتائیے شاباش. یہ برہان قاطع کس کی تصنیف تھی؟ ابھی ابھی میں نے بولا ہے یہ برہان قاطع کس کی تصنیف ہے، کس کی کتاب ہے یہ؟ محمد حسین تبریزی کی کتاب ہے. ویری گڈ. تو محمد حسین تبریزی کی یہ فارسی لغت ہے برہان قاطع کے نام سے. اور اس میں کچھ غلطیاں پائی گئی تھی، ان غلطیوں کو جو ہے کیا ان کو دور کرنے کے لیے غالب نے ایک نئی تصنیف لکھی تھی اس کے حوالے سے. اس کا کیا نام رکھا؟ قاطع برہان نام. الٹا آپ یاد رکھیں گے، اس کا نام رکھا تھا قاطع برہان. اس میں جو ہے محمد حسین تبریزی نے جب کتاب لکھی تھی برہان قاطع تو اس میں کچھ غلطیوں کو جو ہے پایا گیا تھا، تو اس کو درست کرنے کے لیے، ان غلطیوں کو صحیح کرنے کے لیے غالب نے پھر قاطع برہان لکھی تھی 1862 کے اندر.
اور اس میں اگر ہم دیکھیں گے اس کی اصلاح کے بعد غالب نے اس کا نام یہی رکھا تھا قاطع برہان، ٹھیک ہے نا، قاطع برہان رکھا تھا، اور اس کتاب کو کب چھپا گیا تھا؟ 1276 ہجری میں۔ ہاں بچے، محمد حسین تبریزی کی تصنیف ہے، کیونکہ آپ کو کنفیوژن ہوگا قاطع برہان کس کی ہے، برہان قاطع کس کی ہے، تو تصنیف برہان قاطع ہے محمد حسین تبریزی کی، اور اس میں کچھ غلطیاں تھی، کچھ جو ہے اس میں غلطیاں پائی گئی تھی، اور ان کو درست کرنے کے لیے، ان کو صحیح کرنے کے لیے جو ہے غالب نے کون سی تصنیف لکھی؟ قاطع برہان لکھی، اور اس کو پھر کب چھپا گیا؟ 1726 ہجری کے اندر اس کو شائع کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد اب نیکسٹ لکھیں گے، یہ سمجھ میں آیا نا؟ کنفیوژن مت ہوا قاطع برہان میں؟ اس میں اکثر کنفیوژن ہوتا ہے بچوں کو، کیونکہ یہ تصنیف پہلے برہان قاطع ہے محمد حسین تبریزی کی، اور اس کو جو ہے پھر اصلاح کے بعد جو ہے اس میں جو ہے اصلاح کی گئی تھی، اصلاح کے بعد غالب نے اس کا نام رکھا تھا قاطع برہان، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے، نہیں بچے، نیکسٹ لکھ لیجئے، وہی ہوا نا 1862، یعنی کہ 1862 1862 ٹھیک ہے نا، 1276 ہجری، سیم ہی ہے، ہاں۔ تو اگر آپ ہجری یاد نہیں رکھیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، نا جو اہم نہیں ہے، لیکن آپ یاد رکھیں گے 1862 میں اس کو چھپا گیا تھا، کس کو؟ شباش، ذرا بتائیے، برہان قاطع کو یا قاطع برہان کو؟ ویری گڈ، قاطع برہان جو کہ غالب نے پھر یہ تصنیف جو ہے لکھی تھی، اسی کو پھر شائع کیا گیا تھا 1862 میں۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے، جلدی سے بچے، شباش، نیکسٹ لکھ لیجئے، درفش قادیانی، درفش قادیانی، درفش قادیانی جو ہے غالب نے قاطع برہان کو اعتراضات اور دیگر مضامین اور فوائد کے ساتھ دوسری بار درفش قادیانی کے نام سے چھپایا تھا، اس کو کس نام سے؟ درفش قادیانی کے نام سے اس کو چھپایا تھا 1277 ہجری، 1277 ہجری میں، ٹھیک ہے نا، درفش قادیانی کے نام سے۔ غالب نے جو قاطع برہان کو اعتراضات اور دیگر مضامین اور فوائد کے ساتھ جب دوسری بار کب کیا، کس نام سے جو ہے اس کو چھپایا تھا؟ درفش قادیانی کے نام سے، پہلی بار قاطع برہان کے نام سے، اور دوسری بار درفش قادیانی کے نام سے اس کو چھپایا تھا 1277 ہجری میں۔ پہلی بار قاطع برہان کے نام سے چھپایا تھا 1276 ہجری، یعنی کہ 1862 میں، اور بات کریں گے تو درفش قادیانی کے نام سے اس کو چھپایا گیا تھا 1277 ہجری۔ کلیئر ہوا نا؟ غالب نے برہان قاطع کو پہلی بار جب جو ہے کس نام سے چھپایا تھا؟ قاطع برہان کے نام سے، اور دوسری بار درفش قادیانی کے نام سے۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ لکھ لیجئے، نیکسٹ جو ہے پنچ آہنگ، پنچ آہنگ، پنچ آہنگ جو ہے کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ پنچ آہنگ جو ہے 5 حصوں پر مشتمل ہے، پنچ یعنی 5 ہے نا، نام سے ہی آپ کو پتا چلتا ہے یہاں پر پنچ آہنگ جو کہ 5 حصوں پر مشتمل ہے، جو ہے فارسی انشا پردازی کے نمونے دیے گئے ہیں، فارسی انشا پردازی کے نمونے اس میں دیے گئے ہیں، کس میں؟ پنچ آہنگ میں۔ یہ جو ہے 5 حصوں پر
मुश्तमिल है। पंच आहंग 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसमें फारसी इंश परदाजी के नमूने दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, कुलियात फारसी। कुलियात फारसी गालिब का फारसी कलाम 1835 ईस्वी में मैं खाना आरजू के नाम से शाया हुआ था। इम्पोर्टेंट है। फारसी जो है, जो गालिब का फारसी कलाम है, किस नाम से शाया हुआ था और कब हुआ था? कुलियात फारसी, ये है गालिब का फारसी कलाम है। कब शाया हुआ था और किसके नाम से हुआ था? किस नाम से हुआ था ये? 1835 में मैं खाना आरजू के नाम से। याद रखेंगे, कुलियात फारसी गालिब का ये फारसी कलाम था। इसको जो है 1835 में शाया किया गया था, मैं खाना आरजू आरजू के नाम से। ठीक है ना? यहाँ तक सभी ने लिख लिया? इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, सबुत चेन। सबुत चेन, सबुत चेन जो है, इसमें गालिब ने फारसी कलाम के वो अशार दर्ज किए हैं जो फारसी कुलियात में शामिल होने से रह गए थे। जो फारसी कुलियात थी जिसको शाया किया गया था 1835 ईस्वी में मैं खाना आरजू के नाम से, और उसमें जो है कुछ फारसी कुलियात जो है शामिल नहीं, जो है कुछ फारसी कलाम के कुछ अशार जो है उसमें शामिल नहीं किए गए थे, और उन कुछ जो अशार रह गए थे उनको सबुच्चीन में शामिल कर दिया गया था। सबुच्चीन, इस समय गालिब ने फारसी कलाम के वो अशार दर्ज किए हैं जो फारसी कुलियात में शामिल होने से रह गए थे। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए गुले राना। गुले राना जो है, गालिब ने अपने कलकत्ता के एक दोस्त मौलवी सिराज अहमद की फरमाइश से अपने तमाम उर्दू व फारसी दीवान का इंतखाब किया था और इसका नाम फिर गुले राना रखा था, जो शाया हुआ था 1828 में। 1828 ईस्वी के अंदर जो है इसको शाया किया गया था। गुले राना जो है, गालिब ने अपने कलकत्ता के एक दोस्त, जिनका क्या नाम था, मौलवी सिराज अहमद जिनका नाम था, उन्हीं की फरमाइश पर, ठीक है ना, अपने तमाम उर्दू फारसी दीवान का इंतखाब किया था और उसका नाम क्या रखा था? गुले राना रखा था, जिसको शाया किया गया था 1828 में। क्लियर है यहाँ तक? सभी ने लिख लिया? हाँ, तो इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, लताइफ गैबी। लताइफ गैबी, ये सारे कारनामे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। लताइफ गैबी, लताइफ गैबी 1864 ईस्वी। लताइफ गैबी 1864। इसके बाद लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, दुआए सबा। दुआ सबा, ये जो है नेक्स्ट है, मंजूम फारसी तर्जमा है। मंजूम फारसी तर्जमा है गालिब का। दुआ सबा मंजूम फारसी तर्जमा है 1867 ईस्वी। और गालिब ने उर्दू में खतूत नवीसी का आगाज किया था, जो कि आपने कल बोला था 1847 या 48, और कहीं कहीं पर 50 भी मिलता है। तो ये कल हम जिक्र कर चुके हैं इसके बारे में। और एक कॉल कॉल ये भी है कि गालिब ने खतूत नवीसी का आगाज, जबकि मैंने अभी बोला 1850 में किया था, ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने बोला है कहीं पर 47 भी मिल सकता है, 48 भी मिल सकता है और 50 भी मिल सकता है। और तीनों जो है, जब भी ऑप्शन में होंगे, तीनों में एक होगा तो सही होगा। अगर 50 होगा तो 50 ही है, 48 होगा तो 48 ही है, या 47 होगा तो 47 ही होगा, ठीक है ना? लेकिन इन्होंने उर्दू में खतूत नवीसी का आगाज किया था 1847 और 48 में।
لیکن کچھ کال جو ہے اس میں یہ بھی جو ہے بتایا گیا ہے کہ غالب میاں نے خطوط نویسی کا آغاز کیا تھا 1850 میں. کلیئر ہے نا؟ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے. نیکسٹ لکھ لیجئے. غالب نے اپنے خطوط میں رامپور کو کس نام سے یاد کیا ہے؟ پچھلی بار ایگزام میں ایک کوشچن بنا تھا، اسٹیٹمنٹ میں کوشچن دیا گیا تھا. غالب نے اپنے خطوط میں رامپور کو کس نام سے یاد کیا تھا؟ شاباش. یہ بہت آسان ہے، اس میں آپشنز دیں گے تو آپ کو آسانی سے جو ہے پتہ لگے گا، لیکن یہ بہت آسان ہے. بتائیے غالب نے اپنے خطوط میں رامپور کو کس نام سے یاد کیا تھا؟ چلیے بعد میں اس کا جواب دیجیے گا. دارالسرور. ویری گڈ سندھیا. تو لیکن ایگزام میں کوشچن بنا تھا غالب نے اپنے خطوط میں کلکتہ کو دارالسرور کے نام سے یاد کیا تھا، لیکن کلکتہ وہاں پر نہیں تھا، وہاں پر وہ غلط تھا، وہاں پر رامپور تھا. ٹھیک ہے نا؟ غالب نے اپنے خطوط میں رامپور کو دارالسرور کے نام سے یاد کیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے. عہدے ہندی. عہدے ہندی کیا ہے؟ عہدے ہندی کیا ہے بتائیے. ویری گڈ. تو غالب کے خطوط کا یہ پہلا مجموعہ ہے. غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جس میں 162 خطوط ہے، اور جو غالب کی انتقال کے 4 مہینے پہلے شائع ہوا تھا. کب؟ 1868 میں ہی. لیکن غالب کا انتقال 1869 میں ہوا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے اکتوبر میں 1868 میں اس کو شائع کیا گیا تھا غالب کی انتقال کے 4 مہینے پہلے. ہاں. عہدے ہندی غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جس میں 162 خطوط ہے، اور جو غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے 17 اکتوبر 1868 میں شائع ہوا. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے. اردو مولا. اردو مولا بہت اہم ہے. کیا ہی یہ اردو مولا کیا ہے؟ جس طرح عہدے ہندی ہے غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے، لیکن وہ پہلا مجموعہ ہے، خطوط کا پہلا مجموعہ ہے عہدے ہندی. لیکن اردو مولا جو ہے غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے. عہدے ہندی ہے پہلا اور اردو مولا ہے دوسرا. خطوط کا مجموعہ ہے، یہ خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے، اور اس میں 472 472 خطوط ہے، لیکن عہدے ہندی میں 162 ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں 472 خطوط ہے، اور یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد وہاں پر تھا 4 مہینے پہلے، اور یہاں پر ہے انتقال کے 19 دن بعد مارچ 1869 میں شائع ہوا. عہدے ہندی ہے خطوط کا پہلا مجموعہ، اردو مولا ہے خطوط کا دوسرا مجموعہ. عہدے ہندی میں 162 خطوط ہے، اور اردو مولا میں 472 ہے. لیکن عہدے ہندی میں غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے 17 اکتوبر 1868 میں وہ شائع ہوا تھا عہدے ہندی، اور اردو مولا جو ہے غالب کے انتقال کے 19 دن بعد مارچ 1869 میں شائع ہوا تھا اردو مولا. اور بتائیے مجھے اردو مولا کے نام سے کس کا رسالہ ہے؟ ہاں، حضرت موہانی کا رسالہ ہے اس نام سے.
उर्दू है मौला के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, क्लियर है ना यहाँ तक सभी को? बताइए। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, मकातिब गालिब बहुत अहम है। जब हमने इम्तियाज अली उर्शी के बारे में पढ़ा था, तनकीद के हवाले से जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर पे जो है हमने इम्तियाज अली उर्शी के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर आप मकातिब गालिब याद रखेंगे फिर से। मकातिब गालिब जो है मौलाना इम्तियाज अली उर्शी ने 1937 में शाया किया था। कब? 1937 में शाया किया था मकातिब गालिब। मकातिब गालिब मौलाना इम्तियाज अली उर्शी ने 1937 में शाया किया था, और इन्होंने ही गालिब के लिए सबसे ज्यादा काम भी किया है। और बताइए मुझे, दीवाने जो है गालिब को पहली बार कब शाया किया गया था? दीवाने गालिब को पहली बार कब शाया किया गया था? 1841 में दीवाने गालिब। चलिए, तो क्या लिखा आपने? मकातिब गालिब जो है मौलाना इम्तियाज अली उर्शी ने 1937 में शाया किया था, बहुत अहम है, इसको लिखेंगे आप। इसके बाद रुकाते गालिब। रुकाते गालिब। रुकाते गालिब जो है, इसके बाद नेक्स्ट है मकातिब गालिब के बाद रुकाते गालिब। ये जो है फारसी में लिखे गए खतूत का मजमुआ है। फारसी में लिखे गए खतूत का मजमुआ है, जिसमें 15 मकतूब है। लिख लिया? रुकाते गालिब जो है फारसी में लिखे गए खतूत का ये मजमुआ है। रुकाते गालिब ये खतूत का मजमुआ है, ठीक है ना? और इसमें जो है 15 मकतूब है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, खतूत गालिब। लिख लिया सभी ने? खतूत गालिब। उसके बाद नादिराते गालिब। नादिराते गालिब। खतूत गालिब के बाद नादिराते गालिब, और उसके बाद नुकाते गालिब। उसके बाद नुकाते गालिब। मकातिब गालिब खतूत का मजमुआ है। रुकाते गालिब भी खतूत का मजमुआ ही है। उसके बाद खतूत गालिब है। उसके बाद नादिराते गालिब है, और नुकाते गालिब है। ये नुकाते गालिब जो है, इसमें उर्दू जुबान में फारसी कवायद है। नुकाते गालिब में उर्दू जुबान में फारसी कवायद है। नुकाते गालिब में उर्दू जुबान में क्या है? फारसी कवायद है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है ना पहले?
इसके बाद लिख लीजिए कादिरनामा। ये कादिरनामा क्या है? ये कादिरनामा क्या है? कादिरनामा क्या है? हाँ, तो ये कादिरनामा जो है, ये रिसाला है जो कि 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये जो है 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है और ये गालिब ने ये रिसाला किसके लिए किनके लिए लिखा था? इस रिसाले को किसके लिए लिखा था गालिब ने? शाबाश! हाँ, गालिब ने जिन्हें गोद लिया था बाकिर अली और हुसैन, शाबाश! उनके लिए लिखा था, हाँ। जो ज़ैनुल आबिदीन आरिफ के 2 बच्चे थे, बाकिर अली खान और हुसैन अली खान, इनके लिए गालिब ने ये लिखा था। इन्होंने ही जो है गालिब ने जो है इन दोनों को ही गोद लिया था और इन दोनों के लिए ही जो है इस रिसाले को लिखा गया था, कादिरनामा, जो कि 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ठीक है ना? कादिरनामा में हिंदी, फ़ारसी, अरबी के मुतरादिफ बयान किए गए हैं। ये कादिरनामा जो रिसाला है, इसमें हिंदी, फ़ारसी, अरबी के मुतरादिफ बयान किए गए हैं। आप याद रखेंगे कि कादिरनामा रिसाला जो है, गालिब ने किसके लिए लिखा था? ज़ैनुल आबिदीन आरिफ के 2 बच्चों के लिए, जिनको जो है गालिब ने क्या लिया था? गोद लिया था। और ये 8 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, इंशाए गालिब। इंशाए गालिब। इंशाए गालिब जो है अंग्रेज़ अफ़सरों को उर्दू पढ़ाने के लिए लिखी गई थी। इंशाए गालिब जो है किसके लिए लिखी गई थी? अंग्रेज़ अफ़सरों को उर्दू पढ़ाने के लिए इसको लिखा गया था। अंग्रेज़ अफ़सरों को उर्दू पढ़ाने के लिए इंशाए गालिब को लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए नाम-ए गालिब। नाम-ए गालिब 1865 1865 ईस्वी, ये ख्वाबी रिसाला है। क्या है? ख्वाबी रिसाला है। नाम-ए गालिब जो है 1865 ईस्वी, ये क्या है? ख्वाबी रिसाला है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद लिख लीजिए, शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, ये दीवाने गालिब जो है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, गालिब की दीवान जो है, इनकी ज़िंदगी में 5 बार जो है शाया हुआ था। जो गालिब का दीवान था, गालिब की ज़िंदगी में कितनी बार शाया हुआ था? तो 5 बार शाया हुआ था। पहली बार हुआ था 1841 ईस्वी में, दूसरी बार हुआ था 1847 ईस्वी में, तीसरी बार 1861 ईस्वी में, चौथी बार 1862 ईस्वी में और 5वीं बार कब हुआ था?
1863 ईस्वी में। और गालिब की जिंदगी में ही जो है इनका जो दीवान था 5 बार शाया हुआ था, ठीक है ना? और आगे आप लिखेंगे नुस्खे हमीदिया, नुस्खे हमीदिया। ये नुस्खे हमीदिया जो है, नुस्खे हमीदिया, इसको मुफ्ती अनवार ने 1931 ईस्वी में तरतीब देकर शाया किया था। नुस्खा हमीदिया को मुफ्ती अनवार ने तरतीब देकर शाया किया था 1931 ईस्वी में। और दीवान गालिब जो है नुस्खा अरशी में पहली बार कब शाया हुआ था? दीवान गालिब नुस्खे अरशी में पहली बार कब शाया हुआ था? शाबाश। तो अभी आपने बोला कि 1841 में इसको पहली बार शाया किया गया था, दूसरी बार 47 में, तीसरी बार 61 में, चौथी बार 62 में और पांचवी बार 63 में। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला दीवाने गालिब जो है नुस्खे अरशी में पहली बार कब शाया हुआ? ये क्वेश्चन में अभी आया था एग्जाम में। 1958। वेरी गुड। तो 1958 में जो है दीवाने गालिब नुस्खे अरशी में पहली बार शाया हुआ था, ठीक है ना? इसके बाद लिख लीजिए, इसमें उर्शी ने यानी कि दीवाने गालिब को नुस्खे उर्शी में पहली बार शाया किया गया था 1958 में। उसके बाद लिख लीजिए, इसमें इम्तियाज अली उर्शी ने गालिब के उर्दू कलाम को तारीखी तरतीब से पेश किया है। तारीखी तरतीब के साथ पेश किया है इम्तियाज अली उर्शी ने गालिब की उर्दू कलाम को। इसमें उर्शी का जो मतलब है, क्या पूरा नाम है उनका, सॉरी, इम्तियाज अली उर्शी जो है उन्होंने गालिब की उर्दू कलाम को तारीखी तरतीब से पेश किया है। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, दीवाने गालिब नुस्खे अरशी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। दीवाने गालिब नुस्खे अरशी कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। बताइए मुझे उन 3 हिस्सों का क्या नाम है? अलग-अलग बताइए। ये दीवाने गालिब जो है नुस्खे अरशी में पहली बार शाया हुआ था, लेकिन ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। बताइए पहले हिस्से का क्या नाम है, दूसरे हिस्से का क्या नाम है और तीसरे हिस्से का क्या नाम है? पहले हिस्से का नाम है गंजीन माने, गंजीन माने है पहले हिस्से का नाम। और दूसरे हिस्से का नाम है नवाए सरूश, नवाए सरूश। और तीसरे हिस्से का नाम है यादगार नाला, यादगार नाला। दीवाने गालिब नुस्खे अरशी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से का नाम है गंजीना। पहले हिस्से का नाम क्या है? गंजीने माने है। दूसरे हिस्से का है नवाए सरूश, नवाए सरूश है। और तीसरे हिस्से का नाम है यादगार नाला, यादगार नाला। क्लियर हुआ? शाबाश। इसके बाद लिख लीजिए इनकी कुछ मसनवियां हैं, वो लिख लीजिए। मसनवियां हैं इनकी कुछ। कुलियात गालिब में फारसी की कुल कितनी मसनवियां हैं? कल मैंने बोला था कुलियात फारसी में। शाबाश। कुलियात गालिब में, सॉरी, कुलियात गालिब में कुल कितनी मसनवियां शामिल है? तो अगर हम बात करेंगे कुलियात गालिब में फारसी की कुल 11 मसनवियां शामिल है। कितनी मसनवियां शामिल है? तो 11 मसनवियां शामिल है। कुलियात गालिब में फारसी की कुल 11 मसनवियां शामिल है, जिन्हें जू अंसारी ने उर्दू जुबान में मुंतकिल किया था। उर्दू जुबान में मुंतकिल किया था, फारसी से उर्दू में मुंतकिल किया था किसने? शाबाश।
ज़ू अंसारी, इन्होंने फारसी से उर्दू ज़ुबान में मुंतकिल किया था इनको। कुलियात फारसी में जो है कुलियात गालिब में फारसी की कुल 11 मसनवियाँ हैं, जिन्हें ज़ू अंसारी ने उर्दू ज़ुबान में मुंतकिल किया था। फारसी को उर्दू ज़ुबान में मुंतकिल किया था। जो फारसी ज़ुबान में थी ये, और इनको उर्दू ज़ुबान में मुंतकिल किया था ज़ू अंसारी ने। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए बादे मुखालिफ। बादे मुखालिफ, बादे मुखालिफ जो है, इसमें गालिब ने अपनी करीबी जो है करीबुल वतनी का जिक्र किया है, अहले कलकत्ता की नामहरबानी की शिकायत की है, और अपने कलाम पर उनके एतराज़ात और अपने जवाबात को बयान किया है। बाद खिलाफ में क्या किया है, इतना आप याद अगर नहीं रख पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप नाम तो याद रख सकते हैं। बाद खिलाफ आप याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए मसनवी अब्रे गौहरबार। मसनवी अब्र गौहरबार, ये एक नाकिस मसनवी है। ये एक नाकिस मसनवी है, मसनवी अब्र गौहरबार। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए मसनवी चिराग दैर। मसनवी चिराग दैर, इसका मंजूम तर्जमा हनीफ नकवी ने किया था। मसनवी चिराग देर का मंजूम तर्जमा किसने किया था? हनीफ नकवी ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए मसनवी दरसिफत अम्बा। मसनवी दरसिफत अम्बा, अम्बा। मसनवी दरसिफत अम्बा के बाद मसनवी दुआए सबा। मसनवी दुआए सबा, दुआए सबा। मसनवी दुआए सबा के बाद मसनवी शान नबूत व विलायत। मसनवी शान नबूत विलायत। मसनवी शान नबूवत व विलायत। मसनवी शान नबूवत व विलायत। एक सेकंड में यहाँ पर लिखती हूँ। मसनवी शान नबूवत व विलायत। उसके बाद शाबाश। बताइए कल मैंने बोला था गालिब की कितने दीवान हैं? गालिब की कितने दीवान हैं बताइए। सभी लोग जवाब देंगे इसका? हाँ, उर्दू में एक है। उर्दू में एक है, फारसी में एक है, बताइए। उर्दू में एक है, फारसी में एक है। जवाब दीजिए इसका सभी लोग। शाबाश। हाँ, उर्दू में एक है, शाबाश। गालिब की दीवान उर्दू में कितने अशार शामिल हैं? 1802। 1802। ये जो गालिब का एक दीवान था, जो उर्दू दीवान था गालिब का, इसमें कितने अशार शामिल थे? तो 1802 अशार इसमें शामिल थे। ये भी आप साथ में ही लिखेंगे। 1802 अशार इसके अंदर शामिल थे। और इसके बाद आप लिख लीजिए गालिब की कुल कितने कसीदे थे? गालिब के कुल कितने कसीदे थे? हाँ, 4 कसीदे थे। वेरी गुड। तो गालिब की उर्दू दीवान में कुल 4 कसीदे हैं, जिनमें इब्तदाई 2 कसीदे हजरत अली की मनकबत में हैं, और आखिर के 2 कसीदे बहादुर शाह जफर की मदाह में हैं। लेकिन गालिब के 4 मुख्तसर कसीदे और भी है, जो अंग्रेजी हिकाम की मदाह में है, और इस तरह गालिब की कुल 8 कसीदे हुए। पहले तो हमने बोला उर्दू दीवान में इनके 4 कसीदे हैं,
जिनमें इब्तिदाई 2 कसीदे हज़रत अली की मनक़बत में हैं और आखिर की 2 जो है किसकी मदह में है? बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में है। लेकिन गालिब की 4 मुख्तसर कसीदे और है जो अंग्रेज़ हुकाम के मदाह में है और इस तरह गालिब के कुल 8 कसीदे होते हैं। ये आप याद रखेंगे और 2 दीवान में इनके 4 कसीदे थे, जो कि 2 हज़रत अली की मनक़बत में और 2 बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में थे। और जो मुख्तसर 4 कसीदे थे, वो अंग्रेज़ हुकाम की मदह में हैं और इस तरह इनके 8 कसीदे होते हैं। इनके 8 कसीदे हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए तो आगे लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप लिख लीजिए, गालिब के बारे में कुछ मुख्तलिफ आरा ख़यालात लिख लीजिए। जो कुछ अहम है, वो हम लिखेंगे। गालिब के बारे में मुख्तलिफ आरा ख़यालात। सबसे पहले लिख लीजिए, गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा था? ये लक़ब जो है इनको किसने दिया था? वेरी गुड। गालिब को हैवान ज़रीफ़ हाली ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर किसने कहा है? गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर किसने कहा है? यूसुफ़ हुसैन खान ने। किसने? गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर यूसुफ़ हुसैन खान ने कहा है और हैवान ज़रीफ़ हाली ने कहा है। गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर यूसुफ़ हुसैन खान ने कहा है। लिख लिया सभी ने? और इसी के साथ मुझे बताइए, मीर को फ़ित्ने रोज़गार किसने कहा था? ये लक़ब किसने दिया था मीर को फ़ित्ने रोज़गार? शाबाश। हसन अस्री यानी कि उनके भाई ने ही उनको कहा था फ़ित्ने रोज़गार। और गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर यूसुफ़ हुसैन खान ने कहा है। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, गालिब को खुद भी एहसास था कि वो अंदलीब गुलशन ना आफरीदा है। गालिब को खुद भी एहसास था कि वो अंदलीब गुलशन ना आफरीदा है। गालिब को खुद भी एहसास था कि वो अंदलीब गुलशन ना आफरीदा है। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, गालिब ने इकबाल का मुकाबला किससे किया था? गालिब ने इकबाल का मुकाबला किससे किया था? गोइटे से किया था। गालिब ने इकबाल का मुकाबला जो है सॉरी इकबाल ने गालिब का मुकाबला गोटे से किया था। इकबाल ने गालिब का मुकाबला गोटे से किया है, जो कि एक मगरिबी शायर थे, मगरिबी मुफक्किर थे। कौन? गोटे। और इन जो है गालिब ने जो है इकबाल ने गालिब को इसी से मुकाबला किया था, गोइटे से मुकाबला किया था। हाँ, जो मगरिबी मुफक्किर थे, एक मगरिबी शायर थे। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया, अगर इस लड़के को कामिल उस्ताद मिल गया, इसने को सीधे रास्ते पर डाल दिया, तो लाजवाब शायर बन जाएगा। तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बिकने लगेगा। एक जो है मीर तकी मीर ने गालिब के बारे में कहा है, अगर इस लड़की को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और इसने उसको सीधे जो है उसने इसको सीधे रास्ते पर डाल दिया, तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बिकने लगेगा। मुहम्मल का क्या माने हैं?
बताइए। मीर ने जो है गालिब के बारे में ये उनका ख्याल था कि अगर गालिब को यानी कि इस लड़के को कामिल उस्ताद मिल गया और उसने इसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बिकने लगेगा। क्या मतलब है इसका? शाबाश। मतरूक, बेमाने। शाबाश। हाँ, बेमाने, वेरी गुड। हाँ, बेमाने। ये जो है मीर तकी मीर का ख्याल था गालिब के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी है और मौसीकी शायरी है। किसका कॉल है ये? किसका ख्याल था ये? गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है। वेरी गुड। तो अब्दुल रहमान बिजनूरी का ये ख्याल है। मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है। अब्दुल रहमान बिजनूरी का ये ख्याल है गालिब के बारे में। यहाँ तक क्लियर हुआ? बताइए। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। गालिब को निशात का शायर गालिब को निशात का शायर मुमताज हुसैन ने करार दिया है। गालिब को निशात का शायर मुमताज हुसैन ने करार दिया है। गालिब को निशात का शायर मुमताज हुसैन ने करार दिया है। यहाँ तक सभी ने लिख लिया? बताइए। गालिब को निशात का शायर मुमताज हुसैन ने करार दिया है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए जो आज का आखिरी जो है ख्याल है, ये लिख लीजिए। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो है, एक वैद मुकद्दस, दूसरी दीवाने गालिब। ये किसका ख्याल है? हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो है, एक वैद मुकद्दस, दूसरी है दीवाने गालिब। और ये जो है ये भी अब्दुल रहमान बिजनूरी का ही ख्याल है। मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी भी इन्हीं का है। और हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो है, वैद मुकद्दस और दूसरी है दीवाने गालिब। ये भी अब्दुल रहमान बिजनूरी का ही है। हाँ बच्चे, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अहम है। तो यहाँ तक सभी ने लिख लिया? लिखना कहीं पे बाकी है? तो आज का पूरा क्लास जो है इसी के साथ चला गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा था, फिर भी जो है हमने उतना पढ़ा नहीं जितना इसको पढ़ना है। एग्जाम के लिए बस इतना ही काफी है, लेकिन इनके हवाले से बहुत है, तो बहुत टाइम लगेगा फिर। तो कल की क्लास में हम इंशाल्लाह देखेंगे शाद अजीम आबादी के बारे में। तो अगर हुआ तो दो शाद के बारे में बगैर जो है किसी और के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर जल्दी इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। और संडे के दिन आपका टेस्ट है, याद आप याद रखेंगे। ठीक है ना? हाँ। तो शायरी के लिए मैंने बोला है, अगर लास्ट में टाइम मिला तो पढ़ेंगे, वरना अगर शायरी को हम पढ़ने लगे तो सारा सिलेबस हमारा ऐसे ही रहेगा। शायरी में एक दो जो है अशार आपको पूछे जाते हैं, बाकी वहां से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आखिर में टाइम मिला तो कर लेंगे वो भी। और आप कोशिश कीजिए खुद से पढ़ने की, बहुत कम टाइम है आपके पास अब, तो सिलेबस भी बहुत ज्यादा अभी पेंडिंग है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? कहीं भी कोई कंफ्यूजन मत है? चलिए फिर जो है टाइम हो चुका है, 8:30 बज गए हैं। तो फर्स्ट क्लास जो है फर्स्ट पेपर की क्लास जो है आज सर ने ली थी। फर्स्ट पेपर की क्लास हुई थी। हाँ तो चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।